गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस में अपन ने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। आज की जो अपनी क्लास होगी वो होगी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। उससे पहले पढ़ें क्रांतिक कोण कि क्रांतिक कोण क्या होता है। देखो बेटा, जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होता है, मान लो जैसे ऊपर की तरफ जो है विरल माध्यम है और नीचे की तरफ का जो माध्यम है वो सघन माध्यम है। ये माध्यम सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होते हुए अपवर्तित होती है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होते हुए परावर्तित होती है, अपवर्तित होती है, तो उस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होता है। पिछली क्लास में अपन ने देखा भी था कि अपवर्तन के दौरान यदि कोई प्रकाश किरण, जैसे मान लो कि ये कोई प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण, नीचे वाला माध्यम जो है वो सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम से यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो वह अभिलंब से थोड़ा दूर हो जाती है। ये अपने पिछली क्लास में भी देख लिया था कि अभिलंब से थोड़ा दूर हो जाएगी, इस तरह से अपवर्तित होगी। तो कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है, अपने को पता है। ये मान लो आपतन कोण I है और ये अपवर्तन कोण R है। तो इस स्थिति में अपवर्तन कोण अधिक होगा और आपतन कोण कम होगा। अब यदि यहां देखें कि जैसे जैसे अपन आपतन कोण का मान बढ़ाते जाए तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपतित प्रकाश किरण को अभिलंब से दूर करेंगे वैसे वैसे अपवर्तित प्रकाश किरण भी अभिलंब से क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी। तो देखो, आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दें किसी माध्यम के लिए, जब वो प्रकाश किरण सघन से विरल में जारी हो, तो आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाए कि आपके अपवर्तित प्रकाश किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह के समांतर अपवर्तित हो। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाए कि अपवर्तित प्रकाश किरण जो है वो समकोण पर अपवर्तित हो जाए। तो आपतन कोण का वो जो मान होगा वो क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। तो जो आज अपना पहला टॉपिक है क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण किसे कहेंगे, देखिए अब आपतन कोण का मान बढ़ाएं। जैसे मान लो कि आपतित प्रकाश किरण यहां अपवर्तित हो रही है, यहां विलंब खींचें, तो अगर यह आपतन कोण का मान इतना है कि अपवर्तित प्रकाश किरण दोनों सतहों को पृथक करने वाली सतह के समांतर, यानी कि अपवर्तन कोण कितना हो जाए आपका, समकोण हो जाए। आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित प्रकाश किरण समकोण पर अपवर्तित हो, आपतन कोण के उस मान को क्रांतिक कोण IC से इसको डिनोट किया जाता है, तो क्रांतिक कोण कहते हैं। तो देखो, क्रांतिक कोण की क्या परिभाषा होगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन के दौरान आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित प्रकाश किरण समकोण पर अपवर्तित हो, तो आपतन कोण का वो मान क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब अगर इससे ज्यादा कर दें, आपतन कोण का मान इससे अधिक कर दें, तो क्या होगा, प्रकाश किरण अपवर्तित ना होकर क्या हो जाएगी, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। तो ये जो है टॉपिक अगला होगा। बाकी अपने को यहां देखना है, यहां जो आपतन कोण है वो आपतन कोण जो है वो ज्यादा होगा किससे, क्रांतिक कोण से, और यहां पर जो आपतन कोण है आपका वो आपतन कोण जो है वो कम है क्रांतिक कोण से। तो डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं क्रांतिक कोण क्या होगा। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित प्रकाश किरण समकोण पर अपवर्तित हो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो अपना पहला टॉपिक था क्रांतिक कोण। अब दूसरा है क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। मान लिया आपका ऊपर वाला जो माध्यम है वो वायु है और नीचे वाला कोई भी माध्यम है जिसका अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है वो कितना है, म्यू है। तो मान लिया कि आपकी प्रकाश किरण जो है वो म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम से
वायु में अपवर्तित हो रही है। अब वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.01 के आसपास होता है, 1.03 के आसपास होता है, जिसको लगभग 1 मान लेते हैं। तो वायु का जो अपवर्तनांक है इसको निर्वात के अपवर्तनांक के समान 1 लिया जाता है। तो वायु या निर्वात के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होगा? 1 होगा, जिसको निर्वात के लिए भी अपवर्तनांक बोल सकते हैं। अब देखो, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम या वायु तथा या निर्वात में अपवर्तित हो रही है, उस स्थिति में यदि आपके कोण का मान, आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण के बराबर है, तो माध्यम के अपवर्तनांक और उस क्रांतिक कोण में क्या संबंध होगा, उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लिया ये आपतित प्रकाश किरण है जो आपतन कोण पर, ये क्रांतिक कोण पर आपतित हो रही है। ये जो कोण का मान है वो क्रांतिक कोण है। तो इस स्थिति में अपवर्तित प्रकाश किरण क्या होगी? अभिलंब से समकोण बनाते हुए अपवर्तित होगी, यानी कि इस तरह से वो अपवर्तित होगी। तो यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। अपने को देखना है क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध होगा। तो यहाँ सबसे पहले देखें, अपवर्तन जब भी होता है आप नियम लगाते हैं स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से। स्नेल का क्या नियम था? स्नेल के नियमानुसार आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्याओं का अनुपात माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू, देखो मान लिया कि आपका ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, यानी निर्वात माध्यम 2 है और जिसका अपवर्तनांक म्यू है वो माध्यम मान लिया कितना है? 1 है। तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? आपतन कोण कितना है? IC। तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को R से दर्शाएं। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्याओं के अनुपात के बराबर माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो म्यू 1/2 बराबर आ जाएगा साइन IC बटे अपवर्तन कोण कितना है? यहाँ पर समकोण 90 डिग्री है, इसलिए क्या आ जाएगा? साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान होता है 1, तो साइन IC बटे 1 हो जाएगा। अब यहां देखें, सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांकों के रूप में लिखें। तो पिछली क्लास में आपको बताया था म्यू 1/2 बराबर क्या होता है? माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो देखो इस म्यू 1/2 को आप लिखें माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होगा साइन IC बटे 1 है। अब देखो म्यू 2 क्या है? माध्यम 2 का अपवर्तनांक, जो कितना है माध्यम 2 का अपवर्तनांक? 1, क्योंकि माध्यम 2 क्या है? वायु या निर्वात, क्योंकि आपकी प्रकाश किरण वायु या निर्वात में अपवर्तित हो रही है। तो माध्यम म्यू 2 का मान कितना होगा? 1 बटे म्यू 1 पहले माध्यम, जो सघन माध्यम जिसके अपवर्तनांक में अपने को संबंध निकालना है उसका अपवर्तनांक कितना है? म्यू। तो आप यहां ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू 2 बराबर तो कितना होगा? 1, और म्यू 1 बराबर क्या होगा? म्यू, जो माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो म्यू 1 का मान कितना लिख दें? म्यू, जो माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, बराबर क्या आ जाएगा? साइन IC। तो साइन IC बराबर होगा 1/म्यू, या फिर क्रांतिक कोण IC बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स 1/म्यू। तो बेटा ये संबंध होता है किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक और उसके क्रांतिक कोण के मध्य, यानी क्रांतिक कोण के स्पर्श, क्रांतिक कोण के ज्या का अनुपात, ज्या का जो मान है वो माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होगा? क्रांतिक कोण के ज्या का मान माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, साइन IC बराबर 1/म्यू। तो यह संबंध होता है क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक के मध्य। अब आता है अपना आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और आप इसको किस तरह से समझ सकते हैं। दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन को घटित होते देख सकते हैं।
तो देखो बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है वो तभी घटित होती है जब आपकी प्रकाश किरण का अपवर्तन सघन माध्यम से विरल माध्यम में हो। देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना केवल उसी स्थिति में घटित होगी जब प्रकाश किरण का अपवर्तन सघन माध्यम से किस में हो रहा हो? विरल माध्यम में हो रहा हो। मान लिया ये विरल माध्यम है, ये मान लिया माध्यम 2 है जो विरल माध्यम है, और नीचे वाला जो माध्यम है वो मान लिया सघन माध्यम है, और ये माध्यम 1 है। क्योंकि आपकी प्रकाश किरण माध्यम 1 से आते हुए मानते हैं, इसलिए इसको माध्यम 1 मान लेते हैं। मान लिया यहां पर कोई सोर्स रखा हुआ है जिससे निकलने वाली प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में अपवर्तित होगी। तो यहां से आने वाली प्रकाश किरण मान लिया यहां पर आते हुए ये अभिलंब खींचे और ये यहां पर मान लो अपवर्तित हो रही है। तो ये तो हो गया आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तन कोण। अब जैसे जैसे आप इसको इधर की तरफ लेंगे तो आपतन कोण का मान बढ़ता जाएगा, आपतन कोण बढ़ेगा तो अपवर्तित प्रकाश किरण भी अभिलंब से दूर होती जाएगी। तो आपतन कोण का वो मान ले लें जिस पर अपवर्तित प्रकाश किरण जो है वो समकोण पर अपवर्तित हो जाए। तो मान लिया जैसे ये कोई प्रकाश किरण इस बिंदु पर आकर अपवर्तित हो रही है, तो यहां पर जो आपतन कोण है उसका मान इतना अधिक बढ़ जाए कि ये किसके बराबर हो जाए? क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए, यानी कि आई का मान जो है वो IC के बराबर हो। तो फिर इस स्थिति में अपवर्तित प्रकाश किरण क्या होगी? अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अपवर्तित होगी। तो यह होगी क्रांतिक कोण वाली स्थिति। अब इससे अधिक अगर थोड़ा सा भी आपतन कोण का मान बढ़ा दिया जाएगा तो फिर प्रकाश किरण और नीचे आएगी, और नीचे आएगी, तो आप उसको कहेंगे कि ये तो अपवर्तन नहीं परावर्तन हो रहा है। जैसे मान लो आपकी प्रकाश किरण जो है इस कोण पर आकर आप अपवर्तित होती है। इस कोण पर देखें कि मान लिया प्रकाश किरण जो है वो इस कोण पर आते हुए अपवर्तित हो रही है। यहां पर कोण का मान क्या होगा? क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा। तो यदि आपतन कोण का मान ज्यादा हो जाए किससे? क्रांतिक कोण से, तो उस स्थिति में आपकी प्रकाश किरण जो है वो अपवर्तित न होकर क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। और प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये अपना स्रोत है जिससे निकलने वाली प्रकाश किरण के अपवर्तन की 3 स्थितियां अपन यहां देख रहे हैं। पहली स्थिति में क्या है? आपका आपतन कोण का जो मान है वो छोटा है किससे? क्रांतिक कोण से। यहां पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है और यहां पर आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक है। अगर क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण अपवर्तित न होकर क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। और अगर क्रांतिक कोण या उससे कम होता है तो प्रकाश किरण का क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो अब देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहेंगे? क्या उसकी परिभाषा होगी? देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा? जब कोई प्रकाश किरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होते समय क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो, तो उस स्थिति में प्रकाश किरण का अपवर्तन न होकर परावर्तन हो जाता है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। देखो, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। परिभाषा आप अपने शब्दों में आसानी से बना सकते हैं कि जब कोई, ये आवश्यक शर्त है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कि अपवर्तन जो है वो सघन से विरल में ही होना चाहिए। विरल से सघन में आते समय कभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित नहीं होगी। तो देखो, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होते समय क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो, तो उस समय प्रकाश किरण का अपवर्तन न होकर परावर्तन हो जाता है। प्रकाश की यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। आसानी से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं और इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो यहां जो घटना हो रही है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की है। यहां पर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित हो रहा है। तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जब भी प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है, उस प्रत्येक स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होता है। अब देखो, ये घटनाएं अपन ने देखी कहां हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से घटित होने वाली घटनाएं जो हैं वो कहां कहां होती हैं? क्या क्या इसके उदाहरण हैं? अपने को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहां कहां देखने को मिलता है?
यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। अपना जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। कुछ उदाहरण हैं, देखो। पहला उदाहरण है मरीचिका। इसको मृग मरीचिका भी बोलते हैं। मरीचिका का अर्थ होता है भ्रम, भ्रम उत्पन्न होना। देखो, इसको समझाया गया है इस तरह से कि गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान के अंदर हिरण को जो है बहुत दूरी पर देखने पर उसको पानी भरे होने का आभास होता है, तो वो उस पानी की तरफ दौड़ लगाता है। पानी भरे होने का आभास होता है, भ्रम होता है, जिसे मृग मरीचिका या फिर मरीचिका कहा जाता है। तो मरीचिका का शाब्दिक अर्थ होता है भ्रम उत्पन्न होना। देखो क्या होता है, आपने भी देखा होगा, जब भी दोपहर के समय गर्मियों में सड़क पर राजमार्ग पर चलते हैं तो अपने को कुछ दूरी पर राजमार्ग के ऊपर ही पानी भरा हुआ दिखाई देता है या उसका भ्रम होता है। जैसे आप उस स्थान पर जाते हैं वो पानी वहां से गायब हो जाता है, कुछ आगे भरा हुआ दिखाई देता है। तो वो जो घटना होती है, वो जो भ्रम होता है, वो आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। मान लिया कि ये कोई जो है सड़क है, सड़क का रंग काला होता है और काला रंग जो है वो प्रकाश का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। तो प्रकाश, सड़क जो है वो दोपहर के समय सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित करती है तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण क्या होता है, उस सड़क के संपर्क में जो भी वायु है वो वायु भी गर्म हो जाएगी। और गर्म वायु कैसी होगी, विरल होगी। तो सड़क के पास की जो वायु है वो गर्म हो जाती है। तो गर्म वायु जो है वो किस माध्यम का काम करेगी, विरल माध्यम का। इसके ऊपर की जो वायु है, जो सड़क राजमार्ग के संपर्क में नहीं है, वो ठंडी होगी। और ठंडी वायु जो है वो किस माध्यम का काम करेगी, सघन माध्यम का काम करेगी। यानी कि एक प्रकार से सड़क के ऊपर की ओर, सड़क के ऊपर की ओर जो है वायु की दो लेयर बन जाती हैं। वायु, सड़क के पास की जो वायु है वो गर्म होती है तो वो विरल माध्यम की तरह काम करती है, और ऊपर की जो वायु है वो ठंडी होती है तो एक प्रकार से सघन माध्यम की तरह कार्य करती है। मान लिया जैसे यहां पर कोई बिंब है, यहां कोई बिंब है और इस बिंब का जो है आप प्रतिबिंब देख रहे हैं। इस बिंब को आप बहुत दूरी से देख रहे हैं। मान लिया यहां पर अपना प्रेक्षक है जो यहां से इस बिंब को देख रहा है। होता क्या है, मान लीजिए जैसे वैसे तो कोई पॉइंट लगाकर आप दोनों माध्यमों को जो है अलग अलग नहीं कर सकते कि इस पॉइंट के ऊपर वायु विरल है और इस पॉइंट के ऊपर वायु सघन है। लेकिन मान लेते हैं कि जैसे नीचे वाली वायु गर्म है, जो सब रोड के संपर्क में है वो गर्म है जिससे वो विरल हो जाती है, और ऊपर की वायु जो है वो ठंडी है जिससे वो सघन माध्यम का काम करती है। तो देखो, इससे टकराकर आने वाली प्रकाश किरण, जो भी आपका बिंब है, उस बिंब से टकराकर आने वाली प्रकाश किरण जब सघन वायु से होते हुए विरल वायु में प्रवेश करती है तो उस स्थिति में उसका क्या होगा, जैसे मान लो कि ये कोई प्रकाश किरण आ रही है इस बिंब से टकराकर, और ये प्रकाश किरण जैसे ही सघन से विरल में जाएगी, यदि ये कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक है, यानी आई का मान यदि IC से अधिक है तो क्या हो जाएगा बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। यानी कि ये प्रकाश किरण जो है वो सड़क से टकराएगी ही नहीं, टकराए बिना ही जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा परावर्तित होकर प्रेक्षक की आंखों तक पहुंच जाएगी। अब प्रेक्षक देखो, देखेगा रोड की तरफ देखेगा, लेकिन उसको जो प्रकाश किरण उसकी आंखों तक पहुंच रही है, वो प्रकाश किरण किससे आ रही है, इस पेड़ से आ रही है या इस बिंब से टकरा कर आ रही है। तो इस बिंब से आने वाले प्रकाश किरण बिना सड़क के टकराए ही उस प्रेक्षक की आंखों तक पहुंच रही है। तो प्रेक्षक को क्या आभास होगा कि ये जो बिंब है वो नीचे की तरफ यहां बन रहा है। तो बिंब का जो है वो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो प्रेक्षक को दिखने लगता है। तो उसको जो है ये बिंब ऊपर की तरफ दिखाई न देकर के रोड के नीचे की तरफ दिखाई देता है। और ऐसा प्रतिबिंब कहां बनता है, पानी में बनता है। तो प्रेक्षक को जो है, प्रेक्षक की आंखों पर आने वाली प्रकाश किरणें बिना सड़क की सतह से टकराए ही उसकी आंखों तक पहुंच रही हैं। तो उस प्रेक्षक को यूं लगता है जैसे यहां पर कोई पानी भरा हुआ है, उसको पानी भरा होने का भ्रम होता है। यह भ्रम ही क्या कहलाता है, मरीचिका कहलाता है। बिल्कुल ऐसी की ऐसी घटना रेगिस्तान में हिरण के साथ होती है। जब दोपहर के समय प्यासा हिरण
दूर टीलों की तरफ देखता है तो टीलों के जो संपर्क में नीचे की जो वायु है वो गर्म हो जाती है, जिसके कारण बिल्कुल ऐसी घटना घटित होती है और उसको वहां पानी भरा हुआ दिखता है, जिससे हिरण दौड़ लगाता हुआ वहां पहुंचता है, वहां पानी होता नहीं है। फिर वो दूसरी तरफ देखता है, फिर वहां पानी भरे होने का भ्रम होता है, तो वो यूं रेगिस्तान में दोपहर के समय जो है अगर वो प्यासा है तो यूं दौड़ लगाता रहता है। उस घटना को कहते हैं मृग मरीचिका, और ये जो है इस तरह से आप मरीचिका को समझ सकते हैं। तो ये जो घटना घटित होती है, जो आप सभी आसानी से देख सकते हैं, सड़कों पर अपने को पानी भरे होने का भ्रम बहुत बार होता है, तो वो जो घटना होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ये एक मरीचिका उदाहरण है। दूसरा जो उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, वो है हीरे का चमकना। हीरा जो है वो बहुत ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। हीरा चमकता है, उसका चमकने का जो कारण है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ही होता है। तो दूसरा एग्जांपल अपन देखें, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, हीरा कैसे चमकता है? देखो, हीरा जो है उसका क्रांतिक कोण बहुत कम होता है। हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है, हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान 24 डिग्री और 41 मिनट होता है, या 24.41 डिग्री आप इसको बोल सकते हैं। तो हीरे का जो क्रांतिक कोण है वो बहुत कम होता है, सबसे कम क्रांतिक कोण हीरे का ही होता है। क्रांतिक कोण जितना कम होगा वो उतनी ही जल्दी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को दर्शाता है। तो हीरे में होता क्या है कि हीरा जो है उसको जौहरी इस तरह से तराशता है, जौहरी इस प्रकार से तराशता है कि उसकी बहुत सारी फलकें बन जाती हैं। इस तरह से समझ सकते हैं। देखो इसको, मान लिया जैसे ये कोई हीरा है, तो इसको जो है जौहरी इस तरह से तराशता है कि इसकी बहुत सारी फलकें बना देता है, बहुत सारी सतह बन जाती हैं इस तरह से। ये कलाकारी जौहरी करता है बहुत सारी फलक बनाने की। जितनी ज्यादा फलकें बनेंगी उतना ही ज्यादा प्रकाश का वो हीरा जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना द्वारा परावर्तन करेगा। तो इस तरह से बहुत सारी फलकें बना देता है हीरे में। अब होता क्या है कि किसी भी कारण से कोई प्रकाश किरण, मान लो जैसे ये लंबवत आपतित होकर के इसके अंदर प्रवेश कर जाती है, जैसे इसमें प्रवेश करेगी, यहां पर क्रांतिक कोण का मान जो है वो 0 है। जब तक कोई प्रकाश किरण 24 डिग्री या उससे कम कोण पर आती है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा ही नहीं। और वैसे भी यहाँ पर जो है बाहर वाला जो माध्यम है वो आपका विरल ही होगा, वायु है, और अंदर वाला जो माध्यम है वो क्या है, सघन माध्यम है। तो प्रकाश किरण किसी भी प्रकार से जब हीरे के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो प्रवेश करने के बाद में जब वो सामने वाली सतह पर जाकर टकराती है तो वहां पर ये जो कोण बनेगा, ये कोण क्रांतिक कोण से क्या होता है, छोटा है। छोटा होगा तो फिर बाहर निकल जाएगी, और यदि बड़ा हो जाता है क्रांतिक कोण से तो फिर कौन सी घटना होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, और प्रकाश किरण यहाँ पर अपवर्तित न होकर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी और सामने वाली सतह से टकराएगी। अब यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर फिर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, फिर सामने वाली फलक पर जाती है, यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, फिर यहाँ परावर्तित होगी। तो इस तरह से प्रकाश किरण जो है वो असंख्य बार, बहुत बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना द्वारा हीरे के अंदर जो है वो परावर्तित होती रहती है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। यानी हीरे का क्रांतिक कोण बहुत कम होता है। क्रांतिक कोण बहुत कम होने के कारण वो बहुत सारे कोण ऐसे बन जाते हैं जिनमें वो प्रकाश किरण का अपवर्तन न करके परावर्तन कर देता है। तो प्रकाश किरण जब एक बार हीरे में प्रवेश कर जाती है तो जौहरी उसकी ऐसी फलकें बनाता है, ऐसे उसे तराशता है कि ज्यादा से ज्यादा उस प्रकाश किरण का अंदर ही अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहे। तो इसके अंदर प्रवेश किया गया प्रकाश जो है वो बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तनों के द्वारा अंदर ही अंदर घूमता रहता है, इसलिए अपने को हीरा जो है वो चमकता हुआ दिखता है। तो हीरे के चमकते हुए दिखने का मेन कारण क्या है, उसका क्रांतिक कोण कम होना। क्रांतिक कोण कम होने के कारण वो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। साथ में जौहरी उसको इस तरह से तराश देता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश किरणों का जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर सके। तो इस तरह से जो है हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण अपने को चमकता हुआ दिखाई देता है। अगली जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी वो है उन्मरीचिका। वो भी जो है मरीचिका के समान ही होती है।
उन्मरीचिका। देखो उन्मरीचिका क्या होती है? समुद्र में जब बहुत दूरी पर जहाज चल रहा होता है, पानी पर चलने वाला जो जहाज है बहुत दूरी पर अगर चल रहा होता है, तो वो प्रेक्षक को जो है समुद्री तल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। समुद्र में बहुत दूरी पर चल रहे जहाज को कोई प्रेक्षक देखता है तो उस प्रेक्षक को यूं लगता है जैसे वो समुद्र की सतह पर न चलकर थोड़ा ऊपर हवा में चल रहा है। हवा में चले होने का या थोड़ा ऊपर उठे होने का उसको भ्रम होता है। इस घटना को कहते हैं उन्मरीचिका। देखो ऐसी स्थिति भी क्यों आती है? मान लीजिए जैसे ये समुद्री सतह है और इस समुद्री सतह पर यहां पर कोई जहाज जो है वो चल रहा है। मान लीजिए कोई जहाज है जो इस सतह पर चल रहा है, बहुत दूरी से, बहुत अधिक दूरी से अगर प्रेक्षक उसको देखता है, मान लीजिए जैसे प्रेक्षक यहां से उसको देख रहा है, तो उसको वो जहाज जो है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? देखो जो वायु समुद्री सतह के संपर्क में रहती है, उसके पास में रहती है, वो ठंडी रहती है। ठंडी रहती है तो वो किसका काम करेगी? सघन का काम करेगी, सघन वायु का। तो समुद्र के जो नीचे की तरफ समुद्र है, तो नीचे की तरफ समुद्र के संपर्क में जो वायु है, सतह के संपर्क में जो वायु है वो सघन होगी, और ऊपर की जो वायु है वो गर्म है। गर्म है तो वो क्या होगी? विरल होगी। तो जब कोई प्रेक्षक, जैसे मान लो इस समुद्री जहाज से निकलने वाली प्रकाश किरण, इसको इस तरह से ले, थोड़ा ऊंचाई तक ले ले, मान लो यहां तक जो है ये वायु फैली हुई है, ठंडी वायु है, तो काफी ऊंचाई तक वो ठंडी रहती है। ऊपर जो है सूर्य के प्रकाश के कारण वायु विरल रहती है, गर्म रहती है। तो इससे टकराकर जाने वाला प्रकाश जो है वो यहाँ पर जब विरल वायु में प्रवेश करेगा तो उसका कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो प्रकाश किरण यहाँ पर अपवर्तित न होकर क्या हो जाएगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा परावर्तित हो जाएगी और प्रेक्षक तक पहुंचेगी। तो वो इस तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा परावर्तित होकर प्रेक्षक तक पहुंचती है। तो प्रेक्षक को क्या लगता है कि जैसे जहाज यहां चल रहा है, जहाज की जो आभासी स्थिति है प्रेक्षक को यहां नजर आती है। तो ये तो है आभासी स्थिति, और ये है वास्तविक स्थिति। तो देखो उसको भ्रम होता है कि जहाज जो है वो समुद्री सतह पर न होकर थोड़ा ऊपर की ओर है। ये जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है इसी को बोलते हैं उन्मरीचिका। यानी कि समुद्री सतह पर चल रहा जहाज बहुत अधिक दूरी से देखने वाले प्रेक्षक को वास्तव में सतह पर न दिखकर थोड़ा ऊपर की ओर दिखाई देने का भ्रम होता है, जिसे उन्मरीचिका कहते हैं। तो ये भ्रम भी जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। तो ये था पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। एक जो है ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत अधिक काम आता है आपके संचार तंत्र में। जो सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि के बहुत अधिक दूरी तक प्रेषित करनी हो तो उन्हें प्रकाशीय रूप में भेजा जाता है, और उन सूचनाओं को प्रकाशीय रूप में भेजने के लिए जिसको काम में लेते हैं वो होता है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु। तो देखो प्रकाशिक तंतु भी जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु में होता क्या है? कांच की क्लेडिंग बनी होती है। मान लिया जैसे कोई कांच है, इस तरह से जो है नलिका होती है कांच की, और इसमें दो अलग अलग अपवर्तनांक वाले कांच की जो है ये नलिका बनाई जाती है। खोखली नहीं होती, ठोस होती है, लेकिन दो अलग अलग लेयर जो हैं या दो अलग अलग अपवर्तनांक वाले कांच की जो है वो लेयर इसके अंदर होती हैं। देखो प्रकाशिक तंतु में क्या होता है, इस तरह से कांच की दो अलग अलग अपवर्तनांक वाले माध्यम की लेयर बनी होती है। खोखला कोई नहीं है इसमें, ये एक अलग माध्यम वाला अपवर्तनांक वाला कांच है और ये एक अलग अपवर्तनांक वाला कांच है। बाहर वाली जो क्लेडिंग है, बाहर वाली जो लेयर है वो जो है वो कम अपवर्तनांक वाली होती है, यानी कि ये एक प्रकार से विरल माध्यम का काम करेगा। इसका जो अपवर्तनांक है, ये मान लो परत 1 है और ये मान लिया परत 2 है। तो परत 2 का जो अपवर्तनांक है वो परत 1 के अपवर्तनांक से अधिक होता है, यानी कि μ1 का जो मान है वो कम होगा किससे? μ2 से। यानी अंदर वाला जो कांच है वो सघन होगा किसकी तुलना में? बाहर वाले कांच की तुलना में। बाहर वाली जो परत है वो क्या होगी? विरल होगी। देखो
प्रकाशिक तंतु में क्या होता है, कांच की क्लेडिंग होती है, दो अलग अलग अपवर्तनांक वाली परतें होती हैं जिसको एक दूसरे के ऊपर लपेटकर बेलनाकार बनाया जाता है। तो ऊपर वाली जो परत है उसका अपवर्तनांक कम होता है और नीचे अंदर वाली जो परत होती है उसका अपवर्तनांक अधिक होता है, यानी कि अंदर वाला माध्यम जो है वो सघन होगा और बाहर वाला माध्यम विरल होगा। अब देखो, प्रकाश किरण जिस प्रकाशिक संकेत को अपने को प्रेषित करना है, आगे तक पहुंचाना है, उस प्रकाशिक संकेत को आप इस अंदर वाली कांच की परत में इस प्रकार से प्रवेश करवाते हैं कि जब ये इसकी दोनों परतों के संपर्क वाली सतह पर पहुंचे, वहां जाकर टकराए, तो उसके कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। यानी कि आपतन कोण यहां जो बनेगा उस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। क्या होगा, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा? तो देखो, यहां जो अपवर्तन हो रहा है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में हो रहा है, तो सघन से अगर विरल में हो रहा है और क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो रही है तो अपवर्तन न होकर परावर्तन हो जाएगा, और उस घटना को ही क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि यहां पर अपवर्तन न होकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। फिर यह प्रकाश किरण आगे की ओर बढ़ती है और फिर दूसरी ओर सतह से टकराएगी, तो यहां पर भी वही होगा, आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक होगा, तो यहां फिर पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। इस तरह से जो है, एक बार कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रवेश कर जाती है प्रकाशिक तंतु में, तो वो बार बार पूर्णांतरिक परावर्तनों द्वारा परावर्तित होती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है। देखो, इस स्थिति में प्रकाश किरण जब कांच के माध्यम में गति करती है तो उसकी ऊर्जा हानि भी बहुत कम होती है, और प्रकाश का वेग आपको पता ही है बहुत अधिक, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात के लिए। तो माध्यम के लिए भी इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होता, थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन माध्यम में जो है इतने ज्यादा वेग से कोई संकेत आगे की ओर प्रेषित होगा तो सोच सकते हैं बहुत जल्दी सूचनाएं प्रेषित होंगी। तो सूचनाओं के बहुत जल्दी संप्रेषण के लिए प्रकाशिक तंतु को काम में लिया जाता है, जो संचार तंत्र में काम आता है। और इस प्रकार प्रकाशिक तंतु में भी जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना ही होती है, जिसके कारण जो है वो प्रकाशिक संकेत एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचता है। तो ये था आज अपना टॉपिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आगे जो अपन पढ़ेंगे वो है अपना लेंस। अगली क्लास में जो है लेंस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।